हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग इस पे देखने वाले हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि हम यहाँ पे बात करें, जो कि हम लोग कल या इसके पहले इसी चैप्टर में कुछ बातें समझे हैं। जैसे कि बात करूँ, जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर अपना चल रहा है पर्यावरण और राजनीतिक संबंध। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण का राजनीति से क्या संबंध है, कैसे क्या क्या होता है। तो ऑब्वियस है कि जो भी कन्वेंशंस वगैरह होते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा था, हम लोगों के द्वारा ही हो रहा है। एंड उसे सुधारने के लिए ही कोई ना कोई एक संगठन बनेगा, बात करेंगे ताकि क्या हो सके कि आगे ऐसा कुछ ना हो। और देखे भी थे हम लोग इस चैप्टर पे कि यहाँ पे यदि आप बात करो कि कहा भी गया कि यदि जो पहले डेवलप कंट्री है उन पे जो प्रतिबंध लगेगा वो डेवलपिंग कंट्री में नहीं लगेगा। वजह क्या है कि इसमें जो डेवलप कंट्रियां हैं, क्योंकि वो पहले से विनाश करके और अपना विकास की हैं, लेकिन अभी तो हम विकास कर रहे हैं और इसमें हमें प्रतिबंध ना लगने चाहिए। और ये मान भी लिया गया था कि चलो ठीक है, नहीं लगेगा। कुछ मैंने कल आपको बताए थे 2-3 कन्वेंशंस, तो इनके यदि मैं आज फिर से इन्हें रिकॉल करूं, जो आपका पहला था, एक तो यूएनईपी की कल जिक्र किए थे हम लोग। जो यूएनईपी एक आपका संगठन है और इसमें क्या था, मतलब ये किस लिए बनाया गया था, 1972 में ये आया था। ठीक है, और यहाँ पे इसको बुलाने की वजह क्या थी कि इसमें जो भी आपका मानव विकास और पर्यावरण के मध्य इस संघर्ष से जो भी चल रहे थे उन्हें कम करने के लिए कि किस तरीके से इसे कम किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं, या कि आप इसे ये भी कह सकते हो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी 1972 में हुआ था। और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना भी हुई थी, किसकी, यूएनईपी की। तो इसका जो यदि हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, इसका आप जो हिंदी में बात करें इसे आप कहोगे, उसके बाद आया था एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन था जो 1987 को हुआ था। ठीक है, और मॉन्ट्रियल सम्मेलन की क्या थी वहाँ पे, मतलब किस वजह से ये लाया गया था, तो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा था उसको रोकने के लिए। और 16 सितंबर को ये 1987 को आया था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं यूपीएससी के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से पूछे गए थे। ठीक है, अभी इसको रिकॉल करने के बाद अब एक और था हमारा जो रियो सम्मेलन था, या पृथ्वी सम्मेलन की हम बात करें 1992, एक 1972, 1987 और 1992 कौन था, रियो सम्मेलन था। ठीक है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी आप कहते हो। और इसका मेन मकसद क्या था कि पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एजेंडा जो आपका 21 है वो यहाँ पे सुरक्षित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि इसी टाइम पे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या यूएन, इसकी भी अभी इसके ऊपर ही जिक्र आई थी। ठीक है, UNFCCC इसकी हम लोग बात किए थे, तो 1992 में इसकी भी स्थापना कर दी गई थी। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, आपका आता है 1997 का। और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों का पहचान करना तथा जो वायुमंडलीय तापन को कम करना इसका मेन मकसद था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या था, वायुमंडलीय तापन को कम करना, या ग्रीन हाउस गैस से मतलब ये रिलेटेड था। लेकिन आपका जो है यहाँ पे मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे है, तो ओजोन परत के संरक्षण से है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना कि क्या होगा, बहुत एकदम फंडा क्लियर है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो 1987 में आता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए आता है। और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल आता है तो वो किससे आता है, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करने के लिए या वायुमंडलीय तापन को कम करने के लिए आता है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन आप कैसे पूछे गए थे। आई होप कि ये आपको लिख भी लिए होंगे, कल मैंने आपको लिखवाया भी था और याद भी होंगे आपसे। क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने या कि फेजिंग आउट के मतलब मुद्दे से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि चाहे आप मामा जी को मामा कहो या ऐसे कहो कि पापा की वाइफ के भाई जी, तो बात तो वही हुई ना कि हम मामा जी को ही बुला रहे हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछा गया है कि सीधे से मतलब है हमें ओजोन अवक्षय से। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये क्या दिया है, एक बार मैं फिर पढ़ रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने
और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वहाँ करने या फेजिंग आउट। देखिए, जहाँ हिंदी ना समझ में है ना, प्री में आपके लिए बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश में भी दिया होता है। ज़्यादा बेटर होगा कि उसकी इंग्लिश भी आपको पता होगी, यदि तो इंग्लिश का भी कभी कभी देख लिया करिए कि इंग्लिश में क्या कह रहा है। तो काफ़ी क्वेश्चन हमें हिंदी में भी गलत हो जाते हैं। हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी भी नहीं आती है, ठीक है। हिंदी ऐसी होती है यार कि उतना नहीं आ पाती है। अब देखिए क्या लिखा कि प्रयोग वाह, अब ये क्या है वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये लिखा फेजिंग आउट। इससे आप क्लियरली बिल्कुल समझ सकते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। तो इससे क्या है कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है। अब देखिए, पहला ऑप्शन था आपका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन आपका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, तीसरा जो ऑप्शन था क्योटो प्रोटोकॉल था, और चौथा ऑप्शन था नगोया प्रोटोकॉल। तो ये इसमें यदि हम देखें कि राइट आंसर क्या होगा, बहुत इजीली आप बता सकते हो, क्योंकि वो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें कोई सोचने की भी बात नहीं है, आपको ये क्वेश्चन भी इतना जाना नहीं है, ठीक है। सीधे हमसे ओजोन अवक्षय से मतलब था। अब ये जितना भी ये पूछा है वो तो खैर हमें घुमाने के लिए पूछा है कि हम कितना घूम सकते हैं, तो वो उसकी कोशिश पूरी रहती है, ठीक है। लेकिन तभी मैं कहती हूँ कि हमारे जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और अभी जो इसमें 2-4 और ऑप्शन आए हैं, थोड़ा इनको भी आप लिख ही लीजिए तो बेटर होगा। जैसे कि बात करें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ये कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, यानी कि 1944 की घटना आप याद करिए, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम उस टाइम पे चल रहा था। उसके पश्चात क्या होता है कि वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये सम्मेलन जो था स्थापित किया गया था। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही क्या किया गया था यहाँ पे कि IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एक गेट था, ठीक है। इसकी भी जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था उसी के तहत स्थापना की गई थी, जिसे आज आप WTO कहते हो, ठीक है। उसका नाम चेंज करके किया गया, उसकी एक लंबी कहानी है, फिर कभी पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना जानिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की घटना चल रही थी उस टाइम पे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन एक हुआ, और वहाँ पे क्या किया गया था, 1944 में ये हुआ था। देखिए, क्वेश्चन में दूसरा भी पूछ सकता है। ये जितने ऑप्शन है ना, आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि इनमें क्या क्या है। जरूरी नहीं कि आपको आज हमको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पता चल गया तो दूसरे दिन नगोया प्रोटोकॉल नहीं पूछेगा या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन नहीं पूछेगा, पूछ लेता है। तो इसलिए थोड़ा आप इसे भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था कि गेट, जो अभी मैं बात कर रही हूँ, गेट ऐसे शायद होता है, ठीक है। तो इसका और IMF का और वर्ल्ड बैंक का इसी सम्मेलन के तहत क्या किया गया था यहाँ पे कि इसकी स्थापना की गई थी वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिए। क्योंकि युद्ध की जब युद्ध हुआ था तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी क्या पूरी वैश्विक आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई थी, ठीक है, उसके लिए। दूसरा हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा, ये तो आपको पता है कि कब हुआ, 1987 में, वो ओजोन परत के क्षरण के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, कि इसको कैसे रोका जाए। अब इस पे जो तीसरा ऑप्शन था क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये 1997 में हुआ था, यानी कि 10 साल बाद। देखिए, 87 में होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके जस्ट 10 साल बाद क्या हो जाता है, 97 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल होता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए होता है, ठीक है, या भूमंडलीय ताप को कम करने के लिए, कुछ भी आप कहें। उसके बाद आता है नगोया प्रोटोकॉल, ये 2010 में होता है। और इसका क्या था मेन कि जैव विविधता कन्वेंशन या 1992 का जो अनुपूरक समझौता है। तो इसलिए इसमें से आपका जो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल चुका है कि इसका तो राइट आंसर ये है। लेकिन इसके भी जो फैक्ट है कुछ टॉपिक के, वो भी आपको क्लियर रखने हैं, ठीक है, जो भी आपके ऑप्शंस है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ठीक है, उसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कैसे होंगे। थोड़ा सा यदि आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे तो बेशक आप कर पाएंगे। एक आता है यहाँ पे कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21, बिल्कुल एजेंडा 21 मैंने कहा तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि एजेंडा 21 की बात की जा रही है, यानी पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। पहला स्टेटमेंट है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा ऑप्शन है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए कि इसमें से बिल्कुल आपके यदि कंसेप्ट क्लियर हो गए, आंसर गलत हो ही नहीं सकता है इसका, क्योंकि आपको पूछा क्या गया है वो सब इधर उधर का छोड़िए, एजेंडा 21 पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं वगैरह भी होता है उसमें, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं मैंने कह दिया छोड़िए तो फिर आप बस एजेंडा 21 आपने देखा और आंसर टिक कर दिया, तो कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है आपको कि जो है कि धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो ये तो सही है। लेकिन इसमें एक और बात की गई है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी उत्पत्ति हुई है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या 2002 में जोहान्सबर्ग में इसकी उत्पत्ति हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग से रिलेटेड जो बातें हैं, रियो सम्मेलन है 2002 में हुआ था, वो सतत विकास पर विशेष बल देता है। कौन? जोहान्सबर्ग में जो 2002 में सम्मेलन हुआ था, ये क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलप पे आपका ज़्यादा क्या करता है, यहाँ पे विशेष बल देता है। और उसके बाद विश्व एकजुटता कोप की स्थापना भी यहाँ पे मतलब स्थापना पर सहमति हुई थी। तो ये दो चीज़ें जोहान्सबर्ग सम्मेलन में हुई थी। रियो प्लस 10 सम्मेलन भी इसे कहते हैं, पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन कहते हैं। बट यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, एजेंडा 21 के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो बात ये भी कर रहा है, धारणीय विकास की तो बात कर रहा है, लेकिन इसमें से जोहान्सबर्ग से रिलेटेड पूछा जाता कि क्या है, तो वो अलग होता। लेकिन जोहान्सबर्ग एजेंडा 21 में नहीं आता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिए जो अभी तक हम ये सब पढ़ रहे थे ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये हम जो जितने भी क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हैं किसके, पर्यावरण एंड आपका जो पारिस्थितिकी है इसके हैं। आपके सिलेबस में बेशक मेंशन है, ये प्री के क्वेश्चन है। मैं कल आपको मेंस के क्वेश्चन भी कुछ बताऊंगी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो कि बढ़े कि हाँ जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं गलत नहीं जा रहे हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात की गई थी कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। ग्रीन हाउस गैस नहीं पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल पूछा गया था। तो इसमें से आपको बताना क्या था, यहाँ पे यदि देखें पहला ऑप्शन जो था कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को यहाँ पे परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। दूसरा ऑप्शन इसमें था कि यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। तीसरा ऑप्शन क्या था कि यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतः सरकारी समझौता है। और चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ था कि विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD प्लस पहलों से में से एक है। तो देखिए इसका बिल्कुल आपको पढ़ने के बाद ही सारे तीन ऑप्शन तो आपको बिल्कुल बकवास ही लग रहे होंगे, ठीक है, डाउट होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ना, आपका क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए पारितंत्र अनुकूल को वित्तीय प्रोत्साहन, ऐसी तो कोई बात आई थी, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो ये तो आप बिल्कुल कट कर सकते हो। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ये 2022 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने की बात, ये कहाँ से आ गई, ठीक है, इससे कोई टारगेट हमारा रखा नहीं गया। हाँ कम करना है, 2022 तक कम करना है, ऐसा हमने टारगेट अभी न मैं आपको बताई हूँ, शायद आप वहीं पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन दिया था कि विश्व बैंक की यानी कि जो आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा ये एक इसकी पहल है जो REDD प्लस पहलों में से एक है, तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है। पहला ऑप्शन फिर आपका क्या कहता है कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए, किसको, गवर्नमेंट और जो व्यवसायी हैं, ठीक है, उनको जो नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हैं ना, उनके लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। इसमें कोई टारगेट वगैरह ऐसे फिक्स नहीं किया गया, बस इसका ये मतलब था आपका कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी वगैरह लगा रहे हैं, जो चाहे सरकार के द्वारा बनाया जाए कोई भी काम, चाहे जैसे रोड का ही काम चल रहा है तो सरकार ही कहीं ना कहीं सब कुछ नष्ट करेगी पहले, तब तो बनाएगी ना। तो वहाँ पे चाहे सरकार हो चाहे कोई एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनियाँ खोली जा रही हो, तो उनके लिए ये था कि भैया आप इसको समझो कि आपके द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं बहुत मतलब सही नहीं है, इसके लिए ये एक आपका अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, ना कि ऐसा कुछ जो भी इसमें नीचे तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो है। तो आप बेशक समझ सकते हैं, ज़्यादा जाएंगे ज़्यादा घुसेंगे तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ा पढ़िए
बार बार रिवाइज करिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और देख सकते हैं क्वेश्चन से के पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना यूपीएससी, फिर मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो हम ही कर सकते थे, कोई कर ही नहीं सकता, इतना इजी टाइप का आपको देखने में लगेगा। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अब आते हैं, खैर टाइम काफ़ी हो गया। अब आते हैं अपने कि पर्यावरण के मसले पर भारत का जो भी पक्ष था इसको देखते हैं। और यहाँ पे देखें कि भारत ने क्या किया था कि 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए। 2002 में अभी हमने कुछ बात की है, तो इसमें से 2002 में एक और घटना हुई थी जिसे आप जोहान्सबर्ग करके था जो, ठीक है। तो इसमें हम कब करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बना था और सिग्नेचर हम कब करते हैं? 2012 में, या सॉरी 2002 में, यानी कि भारत कब उसमें शामिल हुआ? 2002 में शामिल हुआ और इसका अनुमोदन किया। और भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। और ये तो बिल्कुल पहले ही देख चुके हैं कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं यानी कि विकासशील देश हैं, तो उन्हें इसकी जो बाध्यता है उससे कहीं ना कहीं छूट दी गई है। क्योंकि क्या है यहाँ पे कि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मसले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। और औद्योगिकीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल आपका क्या हुआ है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत, और यहाँ पे जो विकासशील देश तो हैं आपके, लेकिन आलोचक अभी कहते हैं छूट कैसे दे दी आपने, ठीक है। भारत और चीन भी क्या होगा कि जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। हालांकि एग्जैक्टली छूट इन्हें देना कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है सही है? क्योंकि देखिए हम विकास कर रहे हैं, कुछ बाध्यताएं होनी चाहिए कि, क्योंकि वही सिचुएशन आ जाएगी ना जो डेवलप कंट्री आज कर चुकी हैं, उन पे हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, एक टाइम बाद हमें भी वही सिचुएशन देखने को मिलेगी कि जब अंधाधुंध दोहन करके हम डेवलप कर रहे हैं, तो फिर आप कन्वेंशन ही बनाते रह जाओगे कि चलो अब इंडिया, चाइना या डेवलपिंग कंट्री जितनी भी है उनके लिए आप क्या करो, क्या प्रतिबंध लगाना शुरू कर दो। तो वो तो फिर हमारा चलता रहेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी शायद कि यहाँ पे अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जितने भी, एक सिर्फ भारत डेवलपिंग कंट्री नहीं है, इस दुनिया में बहुत से हैं। और मैंने बताया था आपको कि इसके फ़ायदे भी होते हैं। यदि हम विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, अल्प विकसित श्रेणी में आते हैं उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं। ऐसे समझिए आप, जैसे बीपीएल कार्ड बनता है, जो एपीएल बनता है, बीपीएल बनता है, और आपका एक बनता है जो सबसे लोअर वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें जो अनाज के लिए आपको कार्ड बना, तो जिसका एपीएल वाला है, ठीक है, तो उनका क्या होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना बीपीएल वालों को मिलता है। लेकिन बीपीएल से नीचे वाले जो हैं, जिससे अति गरीबी में जो आते हैं, जो ज़्यादा ही गरीब होते हैं, ठीक है, उनका फ़ायदा जो है वो बीपीएल वालों को नहीं मिलता है। तो इसलिए इनका भी कुछ इसी तरीके से है कि डेवलपिंग कंट्री को जो भी है कि फ़ायदा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, इनसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं घाटा भी होता है कि चलो इनका अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो कुछ देश भी होते, कुछ इन्वेस्टर्स भी होते कि हम यहाँ नहीं आएंगे, ये वो दुनिया भर का। लेकिन उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि जो आपका डेवलपिंग कंट्री है उसके कुछ और फ़ायदा होंगे, जो अनडेवलपिंग कंट्री है उसके कुछ और ही फ़ायदा होंगे। तो फ़ायदा और नुकसान इनके भी होते हैं। और इसमें यही कहा गया है कि यदि आप ऐसा ही छूट दिए ना, तो आने वाले टाइम में भारत और चीन या और भी देश मतलब पीछे नहीं रहेंगे, आप उन्हें भी प्रतिबंध लगाओगे और यही सारी सिचुएशंस उनके सामने भी आ जानी है। अब क्या होगा कि यहाँ पे 2005 में 5 के जून में क्या हुआ था, ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। ग्रुप 8 यानी कि G8 जिसे बात करते हैं, ठीक है, इसकी बैठक हुई। और इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है और साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया। भारत का क्या पक्ष है? भाई साहब ये कह रहे हैं जो अपने इंडिया वाले हैं कि हमारा तो कोई हाथ है नहीं,
ठीक है। हम बहुत एकदम से अभी तो हम कुछ किए नहीं, हम तो बस बढ़ रहे हैं, अभी आगे अपने कदम तो उठाए हैं अभी। और जब हम अपने कदम उठाए हैं तब तो हम देख रहे हैं कि विकसित देश वाले या हमारा पड़ोसी जो है वो तो बहुत कुछ कर गया है। इसलिए प्रतिबंध है, जो कुछ भी है सब उनके साथ आप करो, हमें तो अभी छोड़ दो भैया, हमें खेलने का आने दो, अभी हम बच्चे हैं। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जो G8 का सम्मेलन हुआ था कि अभी जितनी भी जिम्मेदारियां ना आप लोग उठाओ, जो विकसित देश है। अभी हमें तो इससे अनजान है, आज तो पता चल रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट खतरे पे है, लेकिन सिचुएशंस वही होगी। अपना देश हो या किसी और कंट्री की बात करें हम, तो जब भी हम खुलेआम छूट देंगे तो कहीं ना कहीं अपने देश वालों को भी यदि छूट भी मिल रही है तो ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम ये सारी व्यवस्थाएं करें। अपना जहाँ भी अपनी कंपनी वगैरह लगा रहे हैं, किसी का भी निर्माण कर रहे हैं, रोड सड़क जो भी है, उसे थोड़ा इस तरीके से करें कि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम, खतरा तो होगा बट जितना कोशिश हो सके तो उसे कम करने की ही करें, ठीक है। भले ही वो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है अलग बात है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है अलग बात है। एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, हमें भी तो जीवन जीने के लिए चाहिए ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कि ऐसा करना चाहिए, चाहे वो छूट दे या ना दे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार या UNFCCC, अभी ये कब हुआ था, 1992 की घटना है, ठीक है। हाँ, 1992 में इसका जो फॉर्मेशन है, सॉरी 1992 का ही था। पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था, आपका रियो सम्मेलन हुआ था, उसी टाइम पे इसकी भी स्थापना हुई थी। और क्या कहा गया था कि इसके अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। और इस तर्क के अनुसार आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है। ये यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए, विकसित देशों की गलती है भाई, यहाँ पे हमारा कोई हाथ नहीं है इन सब में। ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो डेवलप कंट्री कर रही हैं, अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अनिवार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। तो इनका कहने का मतलब क्या था कि हम कुछ नहीं किए हैं। इनके कहने के मतलब के पीछे जो वजह थी ना बहुत बड़ी थी, कि ऐसे तो कह नहीं रहे थे कि हम नहीं किए, हम नहीं किए, हम नहीं किए, लेकिन अब हम नहीं किए तो फिर हमें चाहिए क्या। कि यहाँ पे हम यही चाह रहे हैं ना, ये इसलिए सफाई दे रहे अपनी कि थोड़ा सा हमें छूट मिल जाए, तो हम कह दिए कि हम नहीं किए। अब क्या होगा कि हमारी इसमें ये यही कहना चाह रहे थे कि जितने भी विकासशील देश हैं उनकी जो पहली और अनिवार्य प्राथमिकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ना कि पर्यावरण संरक्षण, बल्कि ये होनी चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक विकास। ये इसलिए चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सारे डेवलपिंग कंट्री कि हम नहीं किए, हम नहीं किए, क्योंकि ये क्या कह रहे थे कि अभी हमें ज़रूरत है विकास करने की, अभी हमें पर्यावरण संरक्षण करने की नहीं ज़रूरत है। तो हमें तो बीच में फंसाओ ही मत आप। और इसलिए सफाई दे रहे थे, भैया देख लो अभी तक का डाटा, हम कुछ नहीं किए हैं, हमारे उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आगे करेंगे ज़रूर, ठीक है। इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी जो है आप रखो कि यहाँ पे हम क्या करें, अपना आर्थिक और सामाजिक विकास करें, बाद में जो होगा देख लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि हाल में संयुक्त राष्ट्र के संघ के इस नियमाचार या UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे कि ब्राज़ील हो गया, चीन हो गया और भारत हो गया, ठीक है, नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। और इस बात पर देखिए, भारत इस बात पर क्या है कि इस बात के पूरे खिलाफ है। उसका मानना क्या है, अपने इंडिया का मानना क्या है, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल कभी इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, आपको लिखना भी पड़ सकता है, बेशक आप इन्हें कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। एक कहानी बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं, आपके कानों में आवाज़ आ रही है, सुन नहीं रहे क्या हम बोल रहे हैं, तो सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और इस किताब में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ना भी है आपको खुद से। तो इसमें क्या, भारत जो कहता है, इसका मानना क्या है कि इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है और भारत इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। और 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन था 0.9 टन था,
2000 तक ये बात की जा रही है कि भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन था कार्बन का वो कितना था, 0.9 टन था। ठीक है, इतने का अनुमान लगाया गया था। अब 2030 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी जो मात्रा है वो बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। देखिए, हम लगातार डेवलप करते रहेंगे और इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये 6 टन क्या बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से ध्यान देना चाहिए। अब क्या है कि भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। और मिसाल के लिए भारत ने क्या है कि अपने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया है। अभी भारत इन्वायरमेंट को लेके अब थोड़ा सचेत हो रही है, क्योंकि उसे भी चल गए भैया आर्थिक और सामाजिक विकास तो कर लेंगे ना, वरना ये समाज रहेगा ही नहीं। आर्थिक और सामाजिक विकास करते करते हम इतना कर डालेंगे कि हमारा समाज बचेगा ही। आपको प्रकृति खत्म होगी ना यार, तो आपको क्या लगता है कि हम जिंदा रहेंगे? जिसके मत्थे हम हैं, हम उसी को नष्ट करके उसी पे राज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कथन है, मुझे यार राइटर का नाम तो याद है बट एग्जैक्ट नहीं कि भैया, ठीक है, इसलिए गलत बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो मानव है वो प्रकृति का गुलाम है। अब देखिए, जो मानव है वो प्रकृति का गुलाम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, अभी प्रकृति को अपने गुलाम बना रहे हैं। हम प्रकृति के गुलाम बने रहे ना तो बेहतर है, हमारी भलाई है। लेकिन यदि प्रकृति को हमने अपने गुलाम बना लिया तो कसम से यहाँ पे कोई नहीं बचने वाला है, चाहे वो भारत मतलब विश्व में भी कोई सब सफाया होने वाले हैं। इसलिए अब भारत को भी ये समझ में आ गया है कि भैया जो हम वहाँ पे चिल्ला के कह रहे थे कि हमने ऐसा नहीं किया, हमारी पहली प्राथमिकता आपको ये रखना चाहिए, आज वो उसे समझ में आ चुका है, हमें समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली अब हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला इन्होंने जो कुछ किए गए थे इनके काम एग्जाम्पल के लिस्ट में जो दिया गया है कि आप क्या करो, ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत यानी कि वाहनों को आप स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया। अब वाहनों के लिए स्वच्छता ईंधन, अभी डीजल पेट्रोल से वाहन चल रहे हैं, सीएनजी से वाहन चलाने की बात की जा रही, चलने भी लगे, कई जगह पे आपको दिख भी रहे होंगे, ऐसी कुछ गाड़ियाँ आने लगी, गैस से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ईंधन जो है तो वो क्या होगा, जो जितना ज़्यादा आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल प्रदूषण फैलाता है, उससे कई गुना कम आपके गैस से होता है। ऐसे नहीं, गैस बिल्कुल भी प्रदूषण फ्री है। जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, जियोग्राफी के एनसीईआरटी में सब कुछ दिया गया है, वहाँ भी देखेंगे कि वो सारा डिफिनेशन बताया गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय सब कुछ उसमें है आपको। ठीक है, डिटेल से मिल जाएगा। तो देखेंगे वहाँ पे कि पेट्रोलियम है या खनिज तेल जितने भी आते हैं आपके, या जो भी गैस वगैरह है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, वो भी आप बखूबी समझ पाएंगे, इसलिए इसको अब थोड़ा कम किया जा रहा है कि आप इसे कम करें। 2001 में भी क्या हुआ था कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई। और ठीक इसी तरह 2003 में बिजली अधिनियम यानी कि पुनर्नवा या रिन्यूएबल डेवलपमेंट की बात की गई, यहाँ पे ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। और हाल में जो आपकी बात करें कि प्राकृतिक गैसों के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकियों की अपनाने की तरफ रुझान भी बढ़ा है। और इससे पता चलता है कि भारत जो है पर्यावरण के सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। और भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी क्या है, तत्पर है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा, हालांकि तैयार हो चुके हैं। और इसमें से क्या होगा कि जब मैंने बताया ना सीएनजी गैस से जो कि आपके वाहन चलने थे वो चलने लगे, कई जगह पे पेट्रोल पंप की जगह आपको सीएनजी के जो पंप वगैरह वो दिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ रूरल एरिया में भी मतलब डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आपके ना महानगरों को छोड़ दीजिए, कुछ नगर है वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्थाएं अब देखने को आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही है। और इसमें से क्या है कि 1,10,00,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। और पुनर्नवीकृत या कि आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, भारत में चल रहा है। और इसमें से एक सबसे बड़ा जो काम है ना, अभी यहाँ पे कई तरीके के अपने इंडिया में काम किए जा रहे हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के तहत अभी जो एमपी का रीवा डिस्ट्रिक्ट है जो, ठीक है,
उसमें से संभाग भी है, वो डिवीज़न भी है। वहाँ पे एक गुड़गांव पड़ता है, गुड़ शहर है, ठीक है, वो दिल्ली वाला गुड़गांव नहीं है, ठीक है, वो तो ये रीवा का गुड़ है। वहाँ पे क्या किया गया है कि एक सोलर प्लांट की स्थापना की गई है, कि सोलर प्लांट से, क्योंकि हम कोयला निकालते हैं, उसका दहन करते हैं, कितना ज़्यादा प्रदूषण होता है, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए ही खतरा है। तो जो हमें मिल रही है, यदि सूर्य से एक बार एनर्जी मिली तो वो ख़त्म थोड़ी ना होने वाली है कि हम उसे दोबारा नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए क्या है, और कोयला वगैरह तो निकाल रहे हैं, तो वो ये है कि एक टाइम बाद ये ख़त्म होना है, उनकी लिमिट है एक। क्योंकि जो भी जितने भी मिनरल्स हैं ना, खनिज पदार्थ जो भी हैं, बहुत लंबे टाइम में बनते हैं, और बनते बहुत लंबे टाइम में है वो, और हम उसका यूज मिनटों में ही कर डालते हैं। लेकिन जैसे सूर्य हो गया, सूर्य की रोशनी है, वो हमें आए दिन मिलती है, 12 घंटे मिलती, 12 घंटे बाद रात हो जाती, फिर 12 घंटे बाद हम आशा करते हैं कि आज सूर्योदय होंगे, और सूर्योदय के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि अभी ये सारी चीज़ें, और एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट आप कह सकते हो कि लगाया जा रहा है या लग चुका है, 750 मेगावाट तक की इसकी क्षमता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये दिल्ली उल्ली तक सब तक बिजली पहुंचाएगा। इसका जो मेन वो है कि यहाँ से बहुत बड़ा इसका, मोदी जी भी आए थे इसका मतलब क्या कहेंगे, शुभारंभ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से अब हम पर्यावरण को लेकर सचेत हो रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि भाई साहब यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विकास करने के माध्यम कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कि होगा, ठीक है, हमें विकास करना चाहिए, एनवायरनमेंट को अंधाधुंध नष्ट करके आप करोगे, इससे नहीं होने वाला। अब देखिए राजनीतिक मुद्दे ये हैं कि नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि भारत ने क्या किया कि पृथ्वी सम्मेलन या रियो के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया, और इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती, ठीक है, शर्तों पर यहाँ पे सब कुछ मांग रहे थे, लेकिन अब खुद से ही समझ में आ गया, अच्छी बात है। पर क्या हुआ कि नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है, ठीक है, आप कह सकते हो ऐसा। अब क्या हुआ है कि भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें। इंडिया का क्या कहना है कि जो अभी तक तुमने गड़बड़ी की है, विकासशील देश जो है उनसे कह रहा है, आपने जो अभी तक गड़बड़ी की है भैया, उसकी भरपाई तो आप करोगे, क्योंकि हमारे लिए अब बचा नहीं है ना। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके बड़े भाई हैं, घर है, आप एक, अभी छोड़िए बाहर का, आपका घर है, घर में क्या हो रहा है कि ये तो अब हमसे पहले पैदा हो गए थे भाई, ये हमारे बड़े भाई साहब है, अब ये जब हमसे पहले ही पैदा हो गए थे, और हमारे घर का ना आधे से अधिक जो हमारे हिस्से का भी था, वो सब कुछ ये बेच खाए। अब हमारे जीवन जीने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है, बड़े भाई की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है जब अपनी ज़िंदगी पे, तो फिर भैया ये कुछ नहीं दिखते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई हमारा भी परिवार हो रहा, छोटे भाई साहब जो हैं उन्हें भी लग रहा है कि अब उनकी भी शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, अब इनका भी परिवार हो रहा है, ये खाए क्या, क्योंकि बड़े तो आप तो भाई, आप तो सब कमा गए और घटक गए, आप बहुत पैसे वाले बन गए हो, सारी संपत्ति हमारी बेच के। तो ये क्या कहेंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, ये इनका ये मेन टारगेट होगा कि भाई साहब आप जो खाए हो ना, उसका आधा हिस्सा मेरा था, और उसे हमें बाइज्जत आप लौटा दो, क्योंकि जब आप बड़े थे तब तक हम थे नहीं, कोई बात नहीं, आपने खा लिया, लेकिन अब वो हिस्सा हमारा आधा था, और आप उसे हमें बाइज्जत दोगे, चाहे जैसे भी दो, बेच के खा लिए, वो हम नहीं जानते। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, तो ये तो नहीं कि बड़ा हो गए आप तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यही सेम कंडीशन आपकी डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप कंट्री में हो रहा है। डेवलपिंग कंट्री क्या कर रही है, विकासशील देश आपकी क्या कर रहे हैं, विकसित देश होते हैं कि जो आपने अभी तक किया है, अब हमारे पास आपने संसाधन नष्ट कर दिए, तो वो है नहीं, उससे मुहैया कराओ, आप जितना जो चीज़ नष्ट की हो ना, उससे आप मुहैया कराओ। एक तो अपना कम करो, दूसरी बात कि जो कम करो, हमारे विकास के लिए जो ज़रूरी है ना, जो चीज़ ज़रूरी है और वो आपके द्वारा नष्ट की गई है, उसे हमें आपसे चाहिए, इनकी डिमांड है। तो यहाँ पे भारत भी शामिल है इसमें, अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं
एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि भारत का मेन कहना क्या था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें तो है कि आप वित्तीय संसाधन दो, हमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी आप मुहैया कराओ, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ है, ताकि क्या हो, विकासशील जो देश है ना, इसका फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। और भारत का भी यह मानना है कि दक्षेस यानी कि सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए, ताकि इस क्षेत्र की आवाज बजनी हो सके। सार्क में आपको बताना है, आई होप कि आप जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े होंगे वो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, और पढ़े क्या, पूरा कवर ही किए होंगे। तो यदि किए हैं तो बेहतर है, और नहीं किए हैं तो आज का ही होमवर्क है आपका, इसे आपको कर लेना है और बताना है यहाँ पे कि सार्क में कितनी कंट्रियाँ शामिल हैं। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, इसका मेन मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें फैक्ट से इनके कंप्लीट कर लेना है। और क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरीके से आते हैं। बेशक आप प्रीवियस ईयर के पेपर खोलिए और वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जैसे सार्क के हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कुछ बातें मैं आपको बता दे रही हूँ, कुछ आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा इसकी हिस्ट्री। ठीक है, जैसे सार्क के हम मुख्यालय की बात करते हैं, वो आपका है नेपाल के काठमांडू में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना कब की गई थी, कब, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया के देश मिलकर किए थे। इनमें कितनी कंट्रियां हैं, तो 8 कंट्रियां हैं दक्षिण एशिया के, आपको पता है देशों के नाम। ठीक है, यहाँ पे जो चाइना है इसमें शामिल नहीं है, और पाकिस्तान तो शामिल है क्योंकि दक्षिण एशिया में ही आता है। दक्षिण एशिया की कंट्री आपको ये भी पता है कि चीन नहीं है, तो ऑब्वियसली शामिल नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रियां हैं, श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, जबकि चाइना इसमें शामिल नहीं है। तो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। और ये कैसी संस्था है, तो एक अंतर सरकारी संस्था है। उसके बाद इसके जो उद्देश्य हैं, क्या कैसे हैं, काम क्या है, इसके सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं, इसका सब कुछ, इसके सम्मेलन कब कहाँ होते हैं, आपको वो सारी चीज़ें गूगल से रट लेनी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे पर्यावरण आंदोलन एक और या अनेक। पर्यावरण आंदोलन कई सारे हुए हैं, देखते हैं क्या क्या हुए हैं। देखिए, क्या होता है कि जब चीज़ें हमें जब तक नष्ट करते हैं तब तक समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा करें ही ना, तो ये सारी सिचुएशंस ही ना आए ना। जैसे इंडिया पहले, या इंडिया की बात करें, या इंडिया क्या, हर एक विकसित देश यही चाह रहे, विकासशील देश यही चाह रहे थे कि हम पे प्रतिबंध ना लगाया जाए। ठीक है, आप पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, आपका तर्क भी सही है, लेकिन उस टाइम पे हमने ये नहीं सोचा था कि भाई जब हम करेंगे विकास तो सीधा सा फंडा है कि हम हवा में नहीं करेंगे और हम धरती पे ही करेंगे, और धरती पे करेंगे इसलिए धरती की जैव विविधता को नष्ट करने के बाद ही कुछ हो सकता है। और जब उसे नष्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है तो वो काफ़ी खतरे पे आ जाएगा। ये तो बिल्कुल तय थी, सबको पता थी बात, लेकिन हम विकास कर रहे थे। लेकिन विकास के तहत अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल हम आज कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहले तो था ना कि यार इतना, मतलब इतना ज़्यादा क्या ख़त्म होगा, हमारे पास तो रहेगा ना, हमारा क्या जाता है, वो एक होता ना, हमारा क्या जाता है, हमारे देश का तो विकास होना चाहिए, जिसका जाएगा वो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब समझ में बात आई कि भाई हमारा भी जा रहा और साथ साथ सबका भी जा रहा, तो अब हमें इसमें कुछ करना चाहिए। कुछ आंदोलन हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक रूरल एरिया में भी आंदोलन शुरू कर देते थे, कई जगह आंदोलन किए गए। देखिए कैसे होते थे आंदोलन, किस तरीके के हुए अपने देश में या पूरे विश्व की बात करें हम। क्या होता है कि पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहलकदमी की है, हम उसके बारे में जान चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं, बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। और इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी क्या है कि स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। देखिए, जो अभी भारत ने किया, ये विकासशील और विकसित देश, यान विकसित देश जो भी कर रहे थे वो ठीक था, लेकिन अब क्या हो रहा कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र पे रह रहे लोग, आप जा रहे हो वहाँ के, कह रहे हो कि हमें यहाँ पे विकास करना है, यहाँ पे एक कंपनी लगानी है, या यहाँ पे हमें सोलर
जो आपका है सिस्टम उसे स्थापित करना है, पवन चक्कियाँ स्थापित करना, पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा पवन चक्कियाँ वगैरह लगाई जाती है, हमें ये लगाना है, ठीक है। अब आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन उनका वो जीवन है वहाँ पे वह उनका घर है, वहीं से उनका जो भी खाने का सामान मिलता है, वहीं से उनको ईंधन मिलता है, वहीं से उनका खर्चा चल रहा है, और आप उसी को उजाड़ने की बात कर रहे हो। कौन ऐसा बर्दाश्त करेगा? तो बहुत जगह हुआ ऐसे, देखिए आंदोलन अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी मेन वजह क्या थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो जो बात कर रहे थे, अभी मेन मुद्दे पे तो आए नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम अपना आर्थिक विकास, ये वो विकास दुनिया भर का किए। अब जो स्थानीय लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे ही राष्ट्र में नहीं, हर राष्ट्र में ऐसा था कि अब जब पूरी जड़ को समझिए ना आप, कि जब विकास कर रहे हैं तो धरती पे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कहीं वहाँ पे लोग भी रह रहे होंगे, ये जरूरी है। इसके मेन कारक जो होते हैं, उद्योग वगैरह स्थापित करोगे आप, मान लीजिए क्या आप सड़क बनाना है आपको, चलो एग्जाम्पल देती हूँ मैं सड़क का ही, सड़क बनाना है आपको, तो आप कहाँ सड़क बनाने जाएंगे? बताइए, खुद से दिमाग से सोचिए कि सड़क कहाँ बनाएंगे आप? जहाँ पे कि पब्लिक ज़्यादा होगी, जहाँ पे ये होगा कि हाँ यहाँ से आदमी चल रहे हैं। क्या अंटार्कटिका में आप जाके सड़क बनाओगे? वहाँ से कोई चलेगा? नहीं जाएगा ना, वहाँ कोई रहता नहीं, आप वहाँ पे खर्चा करने क्यों जाएंगे? मान लीजिए भूकंप आ रहा है, भूकंप के लिए हमें व्यवस्थाएं करनी है, तो हम वहाँ करेंगे जहाँ लोग रह रहे हैं। क्या कहीं अदर कंट्री पे या अदर महाद्वीप पे भूकंप आ जाए जहाँ पे बिल्कुल जनसंख्या निवास ही नहीं करती है, आप वहाँ भूकंप क्या बनाने जाएंगे? वहाँ पे भूकंप विरोधी सिस्टम तैयार करने जाएंगे कि वहाँ पे हम ऐसा कर देंगे? नहीं करेंगे ना। जहाँ पे पब्लिक होगी आप वहीं पे करेंगे। आपको इंडस्ट्री लगाना तो कहाँ जाएंगे? जहाँ लोगों की पहुँच आसान हो, कच्चा माल आपको बहुत आसानी से मिल सके, पानी की सुविधा आपके पास बहुत अच्छी हो, परिवहन आपका बहुत अच्छा हो, आप वहाँ लगाओगे। आप क्या, कोई भी इन्वेस्टर होगा वहीं पैसा खर्च करेगा जहां से उसे प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो सरकार हो, फिर चाहे कोई निजी कंपनियां हो। तो देखिए इनके कुछ कारक भी होते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि उद्योग के क्या कारक है इसको प्रभावित करने वाले। तो आप वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा, श्रम आसानी से मिल जाएगा, आपको ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब पता चले कि आपने कश्मीर के मान लीजिए हिमालय में आपने कंपनी स्थापित करने की सोच रखी, एक तो एनवायरनमेंट नहीं वहाँ का कंपनी लायक, दूसरी बात कि श्रम के लिए आप कहाँ से, यहाँ से ले जाओगे यूपी बिहार या जम्मू से ले जाओगे आप आदमी, तो वहाँ क्या होगा? आपको ना डबल खर्चा लग जाएगा, डबल क्या चौगुना लग जाएगा, जितना प्रॉफिट नहीं होने वाली। और सबसे बड़ी बात कि आपने श्रम चाहिए, हमें जल चाहिए, अभी मैं कारक बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि यहाँ की बाजार व्यवस्था भी कहीं हमें निकट ही चाहिए, हमें परिवहन जहाँ थोड़ा कम पैसा में पहुँच जाए हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कच्चा माल एक तो हम कहाँ से मंगा रहे हैं, हम यहाँ से आके ले जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि असम में हमें कंपनी, जैसे हिमालय में हमने कंपनी लगाई, अब जम्मू कश्मीर का जो कुछ पार्ट है जहाँ पे आदमी नहीं रह सकता, वहाँ हम कंपनी लगा दिए। अब कंपनी लगा के रॉ मटेरियल हम असम से ले जा रहे हैं। देखिए मतलब क्या है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हमने कंपनी लगाई, रॉ मटेरियल यहाँ से मिल रहा है, पानी यहाँ से हम ले जा रहे हैं, ठीक है। श्रम व्यवस्था जो लेबर है वो यहाँ से हम ले जा रहे हैं, और बेचने के लिए हम इसे यहाँ ला रहे हैं। तो क्या मतलब इसमें फ़ायदा क्या मिला आपको? तो आप वहाँ तो लगाने नहीं जाओगे, आप वहाँ रोड बनवाने नहीं जाओगे, वो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ आप विकास नहीं करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। वहाँ की जो आपकी प्रकृति वो बहुत सेफ है। लेकिन हम करते कहाँ पे हैं आंदोलन, ये स्थानीय लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे लोग होंगे, जहाँ पे हमारी हर एक सुविधा, बिजली की व्यवस्था, श्रम की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, आपका कच्चा माल, जल, सब कुछ आसानी से आपको मिलेगा, हम वहाँ पे करेंगे। और वहाँ पे करेंगे, और जो जनता रहती है वो भी कहाँ रहती है? जहाँ की उसे भी अच्छा तरीके से पीने का पानी मिले, रहने के लिए अच्छा ज़मीन मिले, उपजाऊ ज़मीन मिले, और उसके बाद वहाँ का वातावरण ठीक ठाक हो, उसके बाद वहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। पब्लिक भी वहीं रह रही है। आज ग्रामीण लोग शहर में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ पे सुविधा ज़्यादा मिल रही है। हमें जो चीज़ चाहिए हमने शहर में मिल जाती है इजीली, गांव में हमें नहीं मिल पाती, वो बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए हम गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ के पीछे की बहुत बड़ी मतलब वजह होती है। थोड़ा जड़ को समझा करिए आप लोग, तो बहुत अच्छे से चीज़ें भी हमें समझ में आती हैं। तो इससे क्या होगा आपका कि देखिए यहाँ से अब आंदोलन करने की वजह जो है,
अब आप समझ चुके हैं कि आंदोलन स्थानीय लोग क्यों करेंगे, वरना उनका क्यों पेट दर्द करेगा। आप करो कुछ भी करना, हमें क्या मतलब है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ो चाहे कहीं भी लड़ो, लेकिन अब ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी वजह अब आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन के सबसे ज़्यादा जीवंत और विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलन में शुमार किए जाते हैं, और सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं। उन्हें खोजकर मतलब कि खोजा जाता है, और इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने क्या किया कि हमें दृष्टि दी कि वैश्विक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुल उदाहरणों की चर्चा की जा रही है, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मौजूदा पर्यावरण आंदोलन एक क्या है, मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। देखिए आंदोलन की यदि बात करें तो दक्षिण देशों में मसलन मैक्सिको, चिली जो है आपका, ब्राज़ील है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। 3 दशक की आप बात करते हो, 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से इन्वायरमेंट को लेके लोग एक्टिव हो रहे हैं। और इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से भी जारी है, और पिछले दशक में क्या हुआ था कि विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा था। आपका जो आने वाला टाइम था ना, उस टाइम पे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वनों का जो विनाश था वो हुआ, और अभी आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, ठीक है, अभी हम कर भी रहे हैं। अब क्या होगा कि खनिज उद्योग पृथ्वी और मौजूदा सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। अब कैसे है, धरती खोद रहे हैं हम लोग, माइनिंग कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे धरती की खुदाई से क्या निकल रहा है आपका, डीजल, पेट्रोल, और उसके बाद से देखिए पेट्रोलियम निकलता है धरती से, डीजल उजल कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। पेट्रोलियम का ही पूरा उसका फिर मशीन वगैरह से पूरा उसका सिस्टम बनता है। जब औद्योगिक उसमें जाएगा, वहाँ पे सब फिल्टर होगा, तो कुछ आपका मिट्टी का तेल बनेगा, कुछ आपका पेट्रोल वो डीजल बनेगा, कुछ पेट्रोल बनेगा, ठीक है। तो अब ऐसा मत समझिएगा कि डीजल भी धरती से निकल रहा है, पेट्रोल भी धरती से निकल रहा है, सब कुछ पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है धरती से। कई सालों, लाखों, हजारों सालों, करोड़ों सालों के जीवाश्मों से ये बना होता है, जीवाश्म से, जो कि प्राणी रहते थे, मर जाते थे, दब जाते थे, उन जीवाश्मों से आपका ये सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा, मान लीजिए हीरा है, हीरा की जो यहाँ पे खाने हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ है, उसकी खुदाई करते हैं। यहाँ पे जो हीरा है बिल्कुल चमकदार आपको मिल जाता है ना, वो खुदाई के टाइम पे वैसा नहीं मिलता है। उसे पहले हम खुदाई करते हैं, उससे बढ़िया से साफ सफाई करते हैं, सारी चीज़ें उसकी प्रोसेस होती है कंपनी में जाने के बाद, तब मिलता। सोना भी आपको ऐसे ही मिलता है, आपको जो सोना भी धरती से ही मिलता है, चांदी भी धरती से ही मिलता है, उसके बाद लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, अभ्रक, चूना, जितना भी है सब कुछ आपको धरती से मिलता है, धरती के अंदर से मिलता है, धरती के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, फैला हुआ नहीं है। इनफैक्ट सीमेंट जो है, तो यहाँ पे ये बहुमूल्य पदार्थ तो हो गए ना, पत्थर भी आप निकाल निकाल के क्या कर रहे हो, उसका भी उपयोग कर रहे हैं हम लोग, सीमेंट, डस्ट, गिट्टी बालू बना रहे हैं। तो ये सब कहाँ से निकल रहे हैं आपके, कोई एक ऐसा बताइए मेरे जो आपका धरती से नहीं निकल रहा हो। जितने भी चाहे धात्विक और अधात्विक स्रोत सब धरती से आपको मिल रहे हैं। हम बाद में उनका किस तरीके से बना रहे हैं, देखिए लोहा जो है वो धरती से निकला, उसका हमने इस्पात बनाया, उसके बाद से अब लौह इस्पात को सीधे डायरेक्ट लोहा का आप यूज नहीं करोगे, लौह इस्पात जो बनता है अलग से उनकी कंपनियां होती हैं, उसमें गला सला के जो भी होता है लौह इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा कि चाहे आप लोहे को टिन पे मिलाओ, लोहे को आप जस्ते पे मिलाओ, लोहे को आप कांसे पे मिलाओ, उसके बाद मिला मुलो के जो भी बनता है आपका स्टील वगैरह, पूरा ये मिश्रण आप पढ़ोगे कि मिश्र धातु जो होती हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या बना के मतलब आपका एक धातु बनती है, दूसरी धातु बनती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो बाद में हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। हमें जो धरती से रॉ मटेरियल निकल रहा है ना, वो रॉ मटेरियल, मान लीजिए कि सीमेंट बनाना है, एमपी में काफ़ी ज़्यादा पत्थर जैसे सीमेंट बनती है, ठीक है। एमपी में जहाँ पे जिस एरिया में हम रह रहे हैं बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, बहुत मतलब यहाँ पे इतनी कंपनियाँ हैं कि हद से ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ यहाँ की। आप देखो कहीं भी जाओ ना, खाई मिलती है आपको, खाई क्यों मिल रही, पत्थर बहुत अंदर तक है, नीचे नीचे, और उन्हें खोद खोद के आप सीमेंट बना रहे हो, सीमेंट बना रहे हो, तो धरती हमारी क्या होती जा रही है, खोखली होती जा रही है,
वो उपजाऊ भूमि भी नहीं है, तो उसका तो हम रोज़गार भी इसके काफ़ी फ़ायदा भी हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ओवरऑल पूरे तरीके से नुकसानदेह है। एक तो खोद रहे हो आप, वो नुकसान है, दूसरी बात कि आप उसका जो भी आपका कंपनियाँ है, कंपनियों में ही बनेगा, तो वहाँ से जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है, तो आप धुआं भी फैला रहे हो, ऊपर से आप जल प्रदूषण भी फैला रहे हो, पूरे तरीके से बहुत अच्छे खासे तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ से उनकी जो आवाज़ वगैरह भी है, सारा दिन बक बक कंपनी चलती रहती है, उसका भी जो आता है, तो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारे प्रदूषण फैल रहे हैं। दिक्कत इतनी है कि लोगों का पेट पल रहा है यहाँ पे। यहाँ के जितने भी लोगों की जीविका है, सीमेंट फैक्ट्री है, वरना सीमेंट फैक्ट्री ना होती तो पता नहीं उनका भी कहीं दूसरी जगह जाके व्यापार करना पड़ता। तो इसलिए फ़ायदा है तो नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है, और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए तो पूरा नुकसान है। जी, आप कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि ये इसी वजह से बताया गया है कि उद्योग, खनन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि खनन हम कर रहे हैं और सारी चीज़ें हमें खनन से मिल रही हैं। अब इसमें क्या होगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है, और खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकाला है या निकालता है। रसायनों का भरपूर उपयोग, ठीक है, आपका जो रसायन है उनका भरपूर उपयोग भी किया जाता है या भरपूर उपयोग आप करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भारत और भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थलीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण क्या होता है, जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है, और कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना का विरोध भी किया गया है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, फिलीपींस में, जहाँ क्या हुआ था कि कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, ये फिलिस्तीन में हुआ था, के खिलाफ क्या किया, इन्होंने अभियान चला दिया, और इस अभियान का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और इस विरोध के में क्या हुआ था कि पीछे परमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही थी, ठीक है। देखिए कितना मतलब कैसे कैसे वर्ड आते हैं, मुखालफत। अब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितने हिंदी जो है ना, हिंदी में भी कुछ ये अरबी फारसी वर्ड ऐड कर दिए जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेन इनका था कि परमाणविक शक्ति आप उसका विकास कर रहे हो, वो खतरा है। अब क्या होगा यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा था, और कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ भी संघर्ष हो रहे हैं, अभी देखेंगे कि अपने इंडिया में क्या क्या हो रहे हैं। अब क्या होता है कि बांध विरोधी आंदोलनों को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि ऐसे आंदोलनों में नदियों और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। कि आप बांध बना रहे हो, किसी भी डैम बना रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा। तो इसमें क्यों चल रहा, वो बांध वगैरह इतना ज़्यादा बना रहे हो आप नदियों पे कि दिक्कत है आने वाले टाइम पे। और इससे क्या होगा कि 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती पर्वत वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो हुआ था दक्षिणी गोलार्ध में चला, ऑस्ट्रेलिया में चला। यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वनों को बचाने का आंदोलन था, और यह वन और विजनपन की क्या थी कि पैरोकारी करने वाला आंदोलन था, और यही बांध विरोधी आंदोलन भी आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती है, ठीक है, वो हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी हुई है। जितने भी कंट्री हैं दक्षिण एशिया में या दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से ये जो आते हैं इक्वेटर के नीचे वाले सब कुछ दक्षिणी गोलार्ध में आ रहे हैं, इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जितना भी अपना विकास कर रहे हैं, ये सब चीज अपना विकास जो कर रहे हैं, भारत में क्या है कि बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन भी चल रहे हैं, अपने भारत में भी चल रहे हैं। और इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनमें एक नाम आता है मेघा पाटेकर करके, वो इसकी मतलब हेड थी। ये नर्मदा जो आंदोलन है मध्य प्रदेश की एक रिवर है ये, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के बीचों बीच ये रिफ्ट घाटी में बहती है। उसके बाद ये सारे जो हैं वो क्या बनाते हैं,
मुहाना बनाते हैं, लेकिन ये क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है। एक तो अपोजिट साइड बहती है, सारी नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, नर्मदा और तापी इधर जाती हैं, ठीक है, और वो भी रिफ्ट वैली में ही जाती हैं, पहाड़ों को काट काट के ये बह रही है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, और बीचों बीच से ये निकल रही है, और पूरा यहाँ पे 1312 शायद है इसकी किलोमीटर में है, ठीक है, लंबाई जो है, लेकिन एमपी में ही अकेले 1017 मीटर बह रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किलोमीटर पे होगा, यूनिट देख लीजिएगा आप। यहाँ पे ये जो बह रही है, तो ये नर्मदा घाटी, इसके कई सारे डैम बनाए जा रहे हैं, जहाँ की आंदोलन चल रहा है। इंडिया का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन आप इसे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समानधर्मी हैं, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं। क्योंकि ये क्या है कि इसमें ज़्यादा अहिंसा वगैरह ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हथियार ही लेके खड़े हो जाओ, लेकिन सरकार के खिलाफ है कि भैया आप ऐसे डैम वैम ना बनाओ ताकि हमारी जीविका नष्ट हो। मान लीजिए हमारा वहाँ से मछली वगैरह पकड़ के व्यापार चला रहे हैं, आप डैम बना दे रहे हो, बिजली का उत्पादन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि वहाँ की जो प्रजातियाँ वो तो नष्ट होगी ना, नष्ट होगी तो हमारा व्यवसाय नष्ट होगा, हमें पीने के लिए पानी वहीं से मिल रहा था, आप प्रदूषण फैला रहे हो, उससे भी हमें खतरा है। तो इसलिए आंदोलन करना तो जरूरी है। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे संसाधनों की भू राजनीति, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप प्लीज़ ये जितने भी कन्वेंशंस हैं, जितने भी सम्मेलन हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, इन्हें अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। जैसे सार्क कंट्री भी आई है, तो ये कई बार आ चुके हैं, इनको करना बहुत ज़रूरी है, चाहे इन्वायरमेंट के लिए हो। हालांकि पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, देखिए पॉलिटी इसका हम रिलेशन पढ़ रहे हैं कि क्या कैसे, तो ठीक है आ गए तो हम कर लेते हैं ना, क्या जाता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो हमें पढ़ना ही है, इसलिए साथ में ही कर लेते हैं। तो क्योंकि करना तो हमें, किसी और को तो करा नहीं रहे हैं, ठीक है, हमें एग्जाम देना है, हमें पास करना है, हमें पढ़नी सारी चीज़ें हैं। तो एक साथ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए तो दिक्कत क्या है। अब आप सोचोगे नहीं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ही करेंगे हम, अभी नहीं, तो ठीक है ना, अपने नोट्स अलग से बना लीजिए कि इतने इतने ये सम्मेलन है, जितने सम्मेलन हुए वर्ल्ड के या आपके देश के, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके आप कहीं पे लिख लीजिए। और जो भी उसके संभावित क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनकी बातें तो मेन मेन जो है वो क्लियर कर ही लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बेनिफिट होगा, ठीक है, और आपकी एक जगह चीज़ें मिल जाएंगी। जब भी रिवाइज करने का आपका टाइम होगा, आप तुरंत उठाइए, फटाफट रिवाइज कर लीजिए, फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सी बुक में पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे, किस वेबसाइट पे पढ़े थे, एक नोट से आपकी पतली उसी पे मिल जाएगा और उसी से आप रिवाइज कर लेंगे। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात, जो मैं कहना चाह रही हूँ। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए ताकि जल्दी सिलेक्शन मिल जाए। ये नहीं कि हम 8 साल पढ़ेंगे, 10 साल पढ़ेंगे, 15 साल पढ़ेंगे, और बहुत जीवन पढ़ा है, कुछ और भी करना है अभी, ठीक है। तो ज़िंदगी भर पढ़ते ही नहीं रहना, 2-3 बार में होता है तो होता है, वरना ठीक है कुछ और करेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे कि क्या कैसे है, बट हो जाता है तो अच्छी बात है।